उसके बाद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में दूसरी जो सर्विस कवर की गई वो आपकी सर्विस कवर की गई यहाँ पर एडवोकेट्स की सर्विसेज। अगर एडवोकेट से आप कोई भी सर्विस लेते हैं तो ऐसे में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो रेसिपिएंट है उसको टैक्स पे करना होता है। मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर एक्स है, वो एक एडवोकेट है और वो मिस्टर वाई को कोई सर्विस देते हैं। मिस्टर वाई रेसिपिएंट है, तो यहाँ पर मिस्टर वाई के ऊपर लायबिलिटी लगाई गई कि आप जो भी मिस्टर एक्स को पेमेंट करेंगे, एडवोकेट को पेमेंट करेंगे, उस पर जो भी जीएसटी होगा वो मिस्टर वाई पे करेंगे, मिस्टर एक्स पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग ए सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल, अथॉरिटी directly or indirectly to any business entity located in the taxable territory, including where contract for provision of such service has been entered through another advocate or a firm of advocates or by a firm of advocates by way of legal services to a business entity. तो यहाँ पर सप्लायर कौन है? सप्लायर है एन इंडिविजुअल एडवोकेट या फिर कोई सीनियर एडवोकेट या फिर कोई एडवोकेट फर्म, और रेसिपिएंट कौन है? कोई बिजनेस एंटिटी जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी, दैट मीन्स इंडिया में। इसको पहले एक चार्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया कि मान लीजिए कोई एडवोकेट है, कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है या फिर एडवोकेट्स की फर्म है, एक से ज़्यादा एडवोकेट मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में अगर ये एडवोकेट या फिर ये एडवोकेट फर्म गवर्नमेंट को अगर सर्विसेज देती है, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटीज़ को, अगर ये अपनी सर्विस देते हैं तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं है। वो ट्रांजैक्शन एग्जम्प्ट है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के जरिए, नोटिफिकेशन नंबर 2/2018 के जरिए। तो ऐसे में यहाँ पर कोई भी जीएसटी की बात नहीं होगी। उसके बाद अगर ये एडवोकेट या एडवोकेट फर्म किसी इंडिविजुअल को सर्विस देते हैं, किसी इंडिविजुअल को सर्विस देते हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि क्या है? एक नॉन बिजनेस एंटिटी। तो ऐसे में ये सर्विस भी जीएसटी के दायरे से बाहर है, इस पर भी जीएसटी को एग्जम्प्ट किया गया है। उसके बाद अगर ये एडवोकेट या एडवोकेट फर्म किसी दूसरी एडवोकेट या दूसरी एडवोकेट फर्म को अगर कोई सर्विस देती है तो ऐसे में वो एग्जम्प्ट है नोटिफिकेशन नंबर 12/17 के जरिए। यहाँ पर भी जीएसटी की कोई बात नहीं होगी। उसके बाद बात आती है कि अगर ये एडवोकेट या एडवोकेट फर्म किसी बिजनेस एंटिटी अदर देन एडवोकेट या फिर एडवोकेट फर्म, क्योंकि एडवोकेट या एडवोकेट फर्म को अगर ये सर्विस देते हैं तो जीएसटी के दायरे से बाहर है। अगर अदर देन एडवोकेट या एडवोकेट फर्म को ये सर्विस देते हैं जो कि एक बिजनेस एंटिटी है, तो वहाँ पर हमें चेक करना होगा कि क्या ये बिजनेस एंटिटी स्मॉल बिजनेस एंटिटी है या फिर लार्ज बिजनेस एंटिटी है। अगर तो ये स्मॉल बिजनेस एंटिटी है जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपीज़ से कम है या 20 लाख रुपीज़ तक है इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पर भी जीएसटी की बात नहीं होगी। लेकिन अगर ये बिजनेस एंटिटी लार्ज बिजनेस एंटिटी है, एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज़्यादा है, स्पेसिफाइड स्टेट्स के केस में 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो ऐसे में इस पर जीएसटी की बात होगी। और जीएसटी कौन पे करेगा? ये बिजनेस एंटिटी अंडर आरसीएम। तो ध्यान रखें, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ये वाली ट्रांजैक्शन को कवर किया गया है। तो अगर एडवोकेट या एडवोकेट फर्म किसी गवर्नमेंट को सर्विस देते हैं, किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस देते हैं, किसी दूसरी एडवोकेट या एडवोकेट फर्म को सर्विस देते हैं, तो ऐसे में उस पर जीएसटी नहीं लगेगा बाय नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। लेकिन अगर ये किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देते हैं
और बिजनेस एंटिटी कौन सी बिजनेस एंटिटी है? लार्ज बिजनेस एंटिटी। तो ऐसे में उस पर आरसीएम के तहत बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना होगा और छोटी बिजनेस एंटिटी को अगेन एग्जम्प्ट कर दिया गया है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के जरिए। उसके बाद बात आती है सीनियर एडवोकेट्स की। सीनियर एडवोकेट्स बेसिकली वो होते हैं जो आपने सुना भी होगा हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स के लिए जो रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज देते हैं, और ये बेसिकली उनके एक्सपीरियंस और उनकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए पैनल बनाया जाता है और वहाँ पर इनको अपॉइंट किया जाता है एज ए सीनियर एडवोकेट। तो सीनियर एडवोकेट अगर गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज देते हैं या फिर नॉन बिजनेस एंटिटी को अपनी सर्विस देते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं है, नोटिफिकेशन नंबर 12/17 और 2/2018 के जरिए। उसी तरह अगर ये सीनियर एडवोकेट किसी दूसरी एडवोकेट या एडवोकेट फर्म को अगर सर्विसेज देते हैं तो यहां पर हमें देखना होगा कि क्या वो छोटी एडवोकेट फर्म को सर्विस दे रहे हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसे में ये भी एग्जम्प्ट कर दी गई है बाय नोटिफिकेशन नंबर 12/17। लेकिन अगर ये किसी दूसरी एडवोकेट या एडवोकेट फर्म को सर्विसेज दे रहे हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जो बड़ी फर्म है जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है, तो ऐसे में ये टैक्सेबल होगी अंडर आरसीएम। और आरसीएम में टैक्सेबल होगी तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट को जीएसटी नहीं देना होगा। किसको देना होगा? इस एडवोकेट या एडवोकेट फर्म को। लेकिन यहाँ पर भी एक टेक्निकल पॉइंट रखा गया है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये सीनियर एडवोकेट अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देता है तो अगेन हमें यहाँ पर चेक करना होगा क्या वो छोटी बिजनेस एंटिटी है या फिर बड़ी बिजनेस एंटिटी। अगर वो छोटी बिजनेस एंटिटी है तो ऐसे में वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। अगर बड़ी बिजनेस एंटिटी है तो उस पर जीएसटी की बात होगी और अंडर आरसीएम उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा और बिजनेस एंटिटी अंडर आरसीएम जीएसटी पे करेगी। अब यहां पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि मान लीजिए ये एक एडवोकेट फर्म है एबीसी और इसके पास ये बिजनेस एंटिटी आती है किसी केस के लिए और इस केस के रिगार्डिंग एबीसी के द्वारा सीनियर एडवोकेट को हायर किया जाता है। तो यहां पर मान लीजिए ये जो बिजनेस एंटिटी है ये इस केस के लिए आती है और एबीसी लिमिटेड, एबीसी वो पार्टनरशिप फर्म जो है एडवोकेट्स की, वो मिस्टर जेड को जो कि एक सीनियर एडवोकेट हैं उनको हायर करते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर जेड जो है एक सीनियर एडवोकेट है तो ऐसे में आरसीएम के तहत इस पार्टनरशिप फर्म के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि जैसे कि बिजनेस एंटिटी के लिए यहाँ पर इस पार्टनरशिप फर्म ने सीनियर एडवोकेट को हायर किया है तो ऐसे में ये जो बिजनेस एंटिटी है आरसीएम इस पर एप्लीकेबल होगा, ना कि एबीसी जो पार्टनरशिप फर्म है उस पर। तो इसीलिए यहां पर जो वर्डिंग्स लिखी गई कि इफ वेयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोविजन ऑफ सच सर्विस हैज बीन एंटर्ड थ्रू अनदर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट और बाय ए फर्म ऑफ एडवोकेट्स बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज टू ए बिजनेस एंटिटी। तो मान लीजिए यहां पर मिस्टर वाई है जो एक एडवोकेट है और एबीसी लिमिटेड इनके पास किसी केस के लिए आती है और मिस्टर वाई को इस केस के लिए मिस्टर जेड को हायर करना पड़ता है जो कि एक सीनियर एडवोकेट है। तो ऐसे में मिस्टर वाई पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, एबीसी लिमिटेड पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। एडवोकेट की डेफिनेशन दी गई है, एडवोकेट मीन्स एन एडवोकेट एंटर्ड इन एनी रोल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, सेक्शन 2 सब क्लोज ए ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961। तो उसके तहत जो भी रजिस्टर्ड है वो आपका एडवोकेट कहलाएगा। लीगल सर्विसेज के रिगार्डिंग कहा गया, लीगल सर्विसेज मींस एनी सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ। तो अगर एक एडवोकेट आपको कोई भी एडवाइस देता है, कोई भी कंसल्टेंसी देता है, कोई भी असिस्टेंस देता है, हेल्प देता है इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ, देन इट विल बी लीगल सर्विसेज और यह आरसीएम के तहत टैक्सेबल होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट जीएसटी पर। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत लास्ट हमने डिस्कस किया था कि इन केस ऑफ एडवोकेट और एडवोकेट फर्म अगर कोई भी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो ऐसे में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो बिजनेस एंटिटी है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी उसे है आरसीएम के तहत जीएसटी पे करना होता है।
तो एनी सर्विसेज बेसिकली यहाँ पर लीगल सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग ए सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। तो अगर किसी इंडिविजुअल एडवोकेट के द्वारा अगर रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है किसी बिजनेस एंटिटी को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो ऐसे में बिजनेस एंटिटी के द्वारा आरसीएम के तहत टैक्स पे करना होता है, इंक्लूडिंग वेयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोविजन ऑफ सच सर्विस हैज़ बीन एंटर्ड थ्रू अनदर एडवोकेट और ए फर्म ऑफ एडवोकेट्स और बाय फर्म ऑफ एडवोकेट्स बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज टू ए बिजनेस एंटिटी। तो अगर किसी एडवोकेट फर्म के द्वारा कोई लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो भी ऐसे में आरसीएम एप्लीकेबल होता है। लीगल सर्विसेज बताया गया, लीगल सर्विस मीन्स एनी सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ in any manner and includes representational services before any court, tribunal और authority। तो अगर किसी भी लॉ के तहत किसी भी लॉ के रिगार्डिंग अगर कोई भी एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस हेल्प अगर कोई प्रोवाइड की जाती है तो ऐसे में वो लीगल सर्विसेज मानी जाएंगी। बात आती है कि एडवोकेट कौन होता है। तो एडवोकेट के रिगार्डिंग कहा गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और उस रजिस्टर के अंदर जो भी एडवोकेट रजिस्टर होगा जिसका भी नाम एंटर होगा वह एडवोकेट माना जाएगा। एडवोकेट मीन्स एन एडवोकेट एंटर्ड इन एनी रोल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, सेक्शन 2 क्लोज ए ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961। रोल्स मीन रोल्स ऑफ एडवोकेट्स प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड अंडर दिस एक्ट, जो कि क्लोज सेक्शन 2 क्लोज के ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 बताता है। एडवोकेट ऑन रोल्स इन इंडिया मीन्स advocate whose name is entered in register of advocate prepared by bar councils. In case of foreign lawyers, they are not to be treated as an advocate in India as they are not on roll of advocates of any bar councils in India। तो जो फॉरेन लॉयर होता है वो जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है उसमें उसका नाम नहीं होता है, तो इसलिए उसको एडवोकेट नहीं माना जाएगा और उस पर सेक्शन नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली देखा था कि किस तरह आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अगर कोई भी एडवोकेट या एडवोकेट फर्म अगर सर्विसेज देती है किसी गवर्नमेंट को या फिर नॉन बिजनेस एंटिटी को, तो ऐसे में एग्जाम्प्ट है नोटिफिकेशन नंबर 12/17 और नोटिफिकेशन नंबर 2/18 के जरिए। अगर एडवोकेट या एडवोकेट फर्म सर्विसेज देती है किसी दूसरी एडवोकेट या एडवोकेट फर्म को, तो ऐसे में चाहे वो एडवोकेट या एडवोकेट फर्म छोटी फर्म हो या फिर बड़ी फर्म हो, दैट मीन्स जिसकी टर्नओवर 20 लाख से कम है, जिसकी टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है, दोनों ही केसेस में वो एग्जाम्प्ट है नोटिफिकेशन नंबर 12/17 के जरिए। अगर एडवोकेट या एडवोकेट फर्म देती है किसी बिजनेस एंटिटी को लीगल सर्विसेज, तो ऐसे में देखा जाएगा कि क्या वो स्मॉल बिजनेस है या फिर लार्ज बिजनेस है। स्मॉल बिजनेस जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा नहीं है, जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा नहीं है इन केस ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स, तो ऐसे में उसको एग्जाम्प्ट किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 12/17 के जरिए। दैट मीन्स यहाँ पर जीएसटी की कोई भी बात नहीं होगी, ना तो बिजनेस एंटिटी पे करेगी ना ही एडवोकेट या एडवोकेट फर्म पे करेगी। उसके अलावा अगर लीगल सर्विसेज दी गई है लार्ज बिजनेसेस को, तो ऐसे में जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है, स्पेसिफाइड स्टेट्स के केस में 10 लाख से ज़्यादा है, तो ऐसे में यहाँ पर जीएसटी पेबल रहेगा और बाय द बिजनेस एंटिटी अंडर आरसीएम। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो बिजनेस एंटिटी है उसको जो है टैक्स पे करना होगा। अब बात करते हैं सीनियर एडवोकेट्स की। सीनियर एडवोकेट अगर गवर्नमेंट को या फिर नॉन बिजनेस एंटिटी को अपनी लीगल सर्विसेज देता है, तो ऐसे में वो एग्जाम्प्ट है 12/17 नोटिफिकेशन के जरिए और 2/18 नोटिफिकेशन के जरिए। अगर सीनियर एडवोकेट किसी एडवोकेट या एडवोकेट फर्म को अपनी सर्विसेज देता है, तो ऐसे में हमें देखना होगा जो एडवोकेट या एडवोकेट फर्म है उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख तक है या फिर 20 लाख से ज़्यादा है। अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए तक है, तो ऐसे में ये सर्विस भी एग्जाम्प्ट है नोटिफिकेशन नंबर 12/17 के जरिए। अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो ऐसे में यह टैक्सेबल रहेगी और जो जीएसटी पे किया जाएगा बाय द रेसिपिएंट पे किया जाएगा अंडर आरसीएम। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो एडवोकेट या एडवोकेट फर्म होगी वो आरसीएम के तहत टैक्स पे करेगी।
लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर स्पेसिफाइड स्टेट्स के केस में एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख रुपए देखी जाएगी। अगर सीनियर एडवोकेट सर्विस देता है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो ऐसे में देखना होगा कि उसने स्मॉल बिजनेस को सर्विस दी है या फिर लार्ज बिजनेस को। अगर स्मॉल बिजनेस को सर्विस दी है तो ऐसे में यहाँ पर जीएसटी की कोई भी बात नहीं होगी नोटिफिकेशन नंबर 12/17 के जरिए। अगर लार्ज बिजनेसेस को दी गई है जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है, स्पेसिफाइड स्टेट्स के केस में 10 लाख से ज़्यादा है, तो ऐसे में यहाँ पर जीएसटी पेबल रहेगा और यहाँ पर जीएसटी पे किया जाएगा बिजनेस एंटिटी के द्वारा अंडर आरसीएम। अब हमने यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट की बात की थी कि अगर कोई सीनियर एडवोकेट किसी दूसरी एडवोकेट या एडवोकेट फर्म को लीगल सर्विसेज देता है जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है, तो ऐसे में यहाँ पर देखना होगा कि क्या वो सर्विस, जो लीगल सर्विस ली गई सीनियर एडवोकेट से बाय दी एडवोकेट फर्म, किसी बिजनेस एंटिटी के रिगार्डिंग ली गई है या फिर बिजनेस एंटिटी के अलावा ली गई है। अगर वो किसी बिजनेस एंटिटी के लिए ली गई है तो ऐसे में जो अंडर आरसीएम टैक्स पे करना होगा वो बिजनेस एंटिटी को पे करना होगा, ना कि एडवोकेट फर्म को। लेकिन अगर नॉन बिजनेस एंटिटी के रिगार्डिंग ली गई है तो ऐसे में यहाँ पर आरसीएम के तहत जो एडवोकेट या एडवोकेट फर्म है वो जीएसटी पे करेगी। तो लीगल सर्विसेज के रिगार्डिंग ये आपका सारा आरसीएम था जो कि बात करता था एडवोकेट के केस में और एडवोकेट फर्म के केस में अगर लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो उसके तहत क्या टैक्सेबिलिटी रहेगी। आज हम बात करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 13/17 के जरिए सीरियल नंबर 3 की, जो कि बात करता है अगर कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी बिजनेस एंटिटी को अपनी सर्विसेज देती है तो ऐसे में जो बिजनेस एंटिटी है लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी वो यहाँ पर अपना टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम। तो यहाँ पर सप्लायर कौन होगा? सप्लायर होगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। और सर्विसेज कौन सी होगी? जो भी सर्विस सप्लाई की जाती है बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। रेसिपिएंट कौन होगा? कोई भी बिजनेस एंटिटी जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में। तो यहाँ पर बात आती है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं, जो मान लीजिए यहाँ पर एक कंपनी एबीसी लिमिटेड है और एक XYZ लिमिटेड है, इन दोनों के बीच मान लीजिए कोई एग्रीमेंट होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जनरली इनके कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लोज होता है कि अगर इन दोनों पार्टीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ऐसे में वो आर्बिट्रेशन के तहत रिजोल्व किया जा सकता है। आर्बिट्रेशन के तहत रिजोल्व किया जा सकता है, दैट मीन्स किसी कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट में जाने की नौबत जब आएगी जब आर्बिट्रेशन के तहत भी जो उनका डिस्प्यूट है वो सोल्व नहीं होता है। तो ऐसे में जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो उनके रिटायर्ड जज होते हैं तो उनको लेकर एक पैनल बनाया जाता है, एक आर्बिट्रेशन पैनल बनाया जाता है जिसके तहत ये जो आर्बिट्रेशन है ये की जाती है। दैट मीन्स अब ये कंपनी जो एबीसी लिमिटेड XYZ लिमिटेड है ये कोर्ट को अप्रोच करेंगी और कोर्ट इनको किसी भी आर्बिट्रेशन पैनल के तहत यहाँ पर उनकी सुनवाई कराएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हो सकता है इसके लिए एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाए इन दोनों के डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए। हो सकता है एक पैनल, एक मतलब 2 या 2 से ज़्यादा आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए जाए। तो ऐसे में अगर एक किया जाता है तो 16 आर्बिट्रेटर, और अगर 2 से ज़्यादा किए जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तो पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स अगर कोई भी यहाँ पर सर्विस देंगे तो ऐसे में अगर वो बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है और स्मॉल बिजनेसेस को दी जा रही है तो ऐसे में वो एग्जम्प्ट है नोटिफिकेशन नंबर 12/17 के जरिए। लेकिन अगर लार्ज बिजनेसेस को दी जा रही है जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है, स्पेसिफाइड स्टेट्स के केस में 10 लाख से ज़्यादा है, तो ऐसे में यहाँ पर जीएसटी पेबल रहेगा अंडर आरसीएम। जो बिजनेस एंटिटी है वो यहाँ पर टैक्स पे करेगी। अगर ये सोल आर्बिट्रेटर और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर जो सर्विस दे रहे हैं वो किसी गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी, इनको अगर ये सर्विस दी जा रही है तो ऐसे में इनकी सर्विसेज को एग्जम्प्ट किया गया है, इस पर जीएसटी की कोई भी बात नहीं होगी। और अगर साथ ही नॉन बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है तो भी ऐसे में ये नोटिफिकेशन नंबर 12/17 के जरिए एग्जम्प्ट रहेगा, इस पर कोई भी जीएसटी की बात नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आर्बिट्रेटर कौन होते हैं। बेसिकली ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं और इनको लेकर एक पैनल बनाया जाता है ताकि जो कॉरपोरेट्स के डिस्प्यूट है वो आउट ऑफ कोर्ट ही सोल्व किए जा सके, आउट ऑफ कोर्ट ही उनकी सेटलमेंट की जा सके। और ये जो आर्बिट्रेटर होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं ये इनके जो कॉरपोरेट्स के डिस्प्यूट हैं इनको देखते हैं और अपना डिसीजन देते हैं। तो ऐसे में अगर सोल आर्बिट्रेटर
या फिर पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर कोई भी ऐसी अपनी सर्विस दे रहे हैं किसी बिजनेस एंटिटी को, तो यहाँ पर देखना होगा कि वो छोटी बिजनेस एंटिटी है या फिर बड़ी बिजनेस एंटिटी है। छोटी बिजनेस एंटिटी को दी गई सर्विसेज एग्जम्प्ट है, उस पर कोई भी जीएसटी की बात नहीं होगी। लेकिन अगर बड़ी बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है तो ऐसे में वो टैक्सेबल होगी अंडर रिवर्स चार्ज। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप, तो अगर कोई भी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बाय एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, भले ही वो इंडिविजुअल हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, कॉरपोरेट हो, कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी हो, या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, कोई भी ट्रस्ट हो, तो कोई भी व्यक्ति अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो ऐसे में अगर वो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं किसी बॉडी कॉरपोरेट को या फिर किसी पार्टनरशिप फर्म को, तो ऐसे में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो बॉडी कॉरपोरेट है और जो पार्टनरशिप फर्म है वो एज ए रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लाइबल होंगे टैक्स पे करने के लिए। तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाएगा और जो रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा, सप्लायर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेगा और ना ही कोई टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर ये स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है किसी ऐसे व्यक्ति को जो बॉडी कॉरपोरेट नहीं है, जो पार्टनरशिप फर्म नहीं है, तो फिर यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर जो सप्लायर है FCM फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स चार्ज करेगा और पे करेगा। तो ध्यान रखना है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जाती हैं किसी बॉडी कॉरपोरेट को, किसी पार्टनरशिप फर्म को, तो ही ऐसे में RCM के तहत रेसिपिएंट को टैक्स पे करना होगा। अब बात आती है कि बॉडी कॉरपोरेट क्या होते हैं। तो बेसिकली इसके लिए बताया गया है कि सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनीज एक्ट का 2013 जो सेक्शन 2 क्लॉज 11 है वो हमें बताता है कि बॉडी कॉरपोरेट्स क्या होती है। तो बेसिकली बॉडी कॉरपोरेट्स वो कॉरपोरेट्स होती हैं, वो कंपनीज होती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं आउटसाइड इंडिया। जी हाँ, ये आउटसाइड इंडिया लॉ के तहत रजिस्टर्ड होती हैं और ऐसे में इनको बॉडी कॉरपोरेट्स कहा जाता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बॉडी कॉरपोरेट की डेफिनेशन के अंदर कवर होता है, पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन के अंदर कवर होता है और वो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज रिसीव करता है, तो एज ए रेसिपिएंट उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स पे करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो सर्विस आती है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सर्विसेज प्रोवाइडेड सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। तो ऐसे में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के प्रोविज़न क्या कहते हैं। सीरियल नंबर 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं गवर्नमेंट की सर्विसेज की बात करूं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, अगर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो बेसिकली सबसे पहले हमें देखना होगा क्या वो स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं या फिर अदर देन स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं। अगर वो स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं तो ऐसे में वो RCM के तहत कवर नहीं होंगी, उस पर RCM एप्लीकेबल नहीं होगा, उस पर FCM एप्लीकेबल होगा। दैट मीन्स जो गवर्नमेंट है वो आपसे टैक्स चार्ज करेगी और पे करेगी। लेकिन अगर वो सर्विस स्पेसिफाइड सर्विस नहीं है तो ऐसे में यहाँ पर RCM एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस हैं जो हमें देखनी होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अदर सर्विसेज की। अदर सर्विसेज मीन्स सर्विसेज अदर देन स्पेसिफाइड सर्विसेज। तो यहाँ पर बेसिकली स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं स्पीड पोस्ट,
एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विस, सर्विसेज फॉर एयरक्राफ्ट वेसल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। अगर ये सर्विसेज हैं तो ऐसे में ये आरसीएम के तहत टैक्सेबल नहीं होंगी, इस पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। इनके अलावा अगर कोई सर्विस है तो यहाँ पर अदर सर्विसेज जिसमें कि आपकी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कवर की गई है। दैट मीन्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पर देती है तो क्या होगा। अगर तो ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को, दैट मीन्स किसी ऐसे व्यक्ति को जो नॉन बिजनेस एंटिटी है, तो यह एग्जम्प्ट है बाय नोटिफिकेशन नंबर 12/17 एंट्री नंबर 6 के जरिए। जी हाँ, यहाँ पर एंट्री नंबर 6 के जरिए इन सर्विसेज को एग्जम्प्ट किया गया है। इन पर जीएसटी की कोई भी बात नहीं होगी, ना ही तो आरसीएम के तहत ना ही एफसीएम के तहत ये सर्विसेज एग्जम्प्ट की गई हैं। अगर ये सर्विसेज किसी बिजनेस एंटिटी को दी गई है तो यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि वो जो सर्विस है वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर उसके अलावा बाकी सर्विसेज में कवर है। अगर वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ऐसे में वो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को दी गई है, दैट मीन्स जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, और या फिर ऐसी बिजनेस एंटिटी को दी गई है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड एंटिटी को दी गई है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ऐसे में आरसीएम के तहत बिजनेस एंटिटी को यहाँ पर टैक्स पे करना होगा एज ए रेसिपिएंट। गवर्नमेंट टैक्स चार्ज नहीं करेगी, जो आपकी रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है वो टैक्स पे करेगी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया गया है, दैट मीन्स वो बिजनेस एंटिटी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो यहाँ पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पर एफसीएम एप्लीकेबल होगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। दैट मीन्स जो गवर्नमेंट है वो आपसे जीएसटी चार्ज करेगी और पे करेगी। और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा अगर और कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई है तो ऐसे में हमें देखना होगा कि ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं क्या वो छोटे बिजनेस को प्रोवाइड की गई है या फिर बड़े बिजनेस को प्रोवाइड की गई है। क्योंकि ध्यान रखें, अगर वो नॉन बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड की गई है तो ऐसे में यहाँ पर जीएसटी में एग्जम्प्ट हो जाएंगी, लेकिन अगर बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड की गई है तो ऐसे में यहाँ पर देखना होगा कि वो लार्ज बिजनेस एंटिटी है या फिर स्मॉल बिजनेस एंटिटी। अगर वो स्मॉल बिजनेस एंटिटी है, छोटा बिजनेस है, तो उसको एग्जम्प्ट किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 12/17 की एंट्री नंबर 7 के जरिए। और अगर वो बड़ी बिजनेस एंटिटी है तो ऐसे में आरसीएम के तहत जो बिजनेस एंटिटी है उसको जो है जीएसटी पे करना होगा। तो यहां पर ध्यान रखें कि जितनी भी सर्विसेज गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है अदर देन स्पेसिफाइड सर्विसेज, अगर वो नॉन बिजनेस एंटिटी को दी जाती है, दैट मीन्स वो बिजनेस एंटिटी जो कोई बिजनेस नहीं कर रही है तो वो एग्जम्प्ट है एंट्री नंबर 6 के जरिए। लेकिन अगर वो बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है तो ऐसे में देखना होगा कि क्या वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर कोई अन्य सर्विस है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बताया गया, अगर वो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को दी जाएगी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, बिजनेस एंटिटी है, तो ऐसे में आरसीएम के तहत बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना होगा। और अगर ऐसी बिजनेस एंटिटी को दी गई जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो यहाँ पर एफसीएम के तहत गवर्नमेंट आपसे जीएसटी चार्ज करेगी। उसके अलावा जो सर्विसेज बचती है तो यहाँ पर देखा जाएगा कि वो स्मॉल बिजनेस एंटिटी है या फिर लार्ज बिजनेस एंटिटी। स्मॉल बिजनेस एंटिटी है तो वो एग्जम्प्ट की गई है नोटिफिकेशन नंबर 7 के जरिए, नोटिफिकेशन नंबर 12/17 के जरिए एंट्री नंबर 7। और अगर लार्ज बिजनेस एंटिटी है तो ऐसे में आरसीएम के तहत जो लार्ज बिजनेस एंटिटी है उसको जीएसटी पे करना होगा। अब बात आती है कि लार्ज और स्मॉल कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमें देखना होगा एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर।
प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसकी एग्रीगेट टर्नओवर क्या है। अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो लार्ज बिजनेस एंटिटी है, और अगर 20 लाख से कम है तो स्मॉल बिजनेस एंटिटी है। कुछ स्टेट्स में, स्पेसिफाइड स्टेट्स में यह लिमिट 10 लाख रुपए है। ऐसे स्टेट्स के अंदर 10 लाख से ज़्यादा है तो लार्ज बिजनेस एंटिटी है, और 10 लाख से कम है तो स्मॉल बिजनेस एंटिटी है। तो ये बात थी अदर देन स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफाइड सर्विसेज के केस में क्या होगा। तो यहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं स्पेसिफाइड सर्विसेज, तो ऐसे में स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्शल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विस ये दी जा रही हैं किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी के दूसरे डिपार्टमेंट को, तो वो एग्जम्प्ट है बाय नोटिफिकेशन नंबर 12/17 के जरिए। लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को दी जाती है तो यहाँ पर अगर वो बिजनेस एंटिटी को दी गई है तो एफसीएम के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी आपसे टैक्स चार्ज करेगी और टैक्स पे करेगी। और अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है तो ऐसे में भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी आपसे एफसीएम के तहत टैक्स चार्ज करेगी और आगे पे करेगी। उसके अलावा बाकी जो स्पेसिफाइड सर्विसेज बच जाती है, जिसमें सर्विसेज फॉर एयरक्राफ्ट वेसल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, अगर ये सर्विसेज दी जा रही हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, तो ऐसे में ये लाइबल है फॉर टैक्स अंडर एफसीएम। और अगर किसी दूसरे व्यक्ति को दी जा रही है तो भी ऐसे में ये लाइबल है फॉर टैक्स अंडर एफसीएम। तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं करेक्ट्स आपको बताऊँ तो इस केस में आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी आपसे एफसीएम के तहत टैक्स चार्ज करेगी और टैक्स पे करेगी। लेकिन अगर स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्शल पोस्ट और लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है किसी दूसरे डिपार्टमेंट को, तो ऐसे में यह एग्जम्प्ट है बाय नोटिफिकेशन नंबर 12/17 के जरिए। बाकी सभी केसेस में एफसीएम के तहत गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करेगी। तो ये सर्विसेज थी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्पेसिफाइड सर्विसेज के तहत गवर्नमेंट एफसीएम में टैक्स पे करेगी और चार्ज करेगी, और बाकी सर्विसेज के तहत आरसीएम लगाया जाता है। और सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर नॉन रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को है तो यहाँ पर एफसीएम एप्लीकेबल हो जाता है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है बाय ए डायरेक्टर, किसी डायरेक्टर के द्वारा किसी कंपनी को या फिर किसी बॉडी कॉरपोरेट को, तो ऐसे में जो कंपनी है, जो बॉडी कॉरपोरेट है जिसको सर्विस प्रोवाइड की गई है, वह अंडर आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत एज ए रेसिपिएंट टैक्स पे करेगी। तो सीरियल नंबर 6 में कहा गया सर्विसेज सप्लाइड बाय ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और ए बॉडी कॉरपोरेट टू द सेड कंपनी और द बॉडी कॉरपोरेट। तो द कंपनी और ए बॉडी कॉरपोरेट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी शैल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो यहाँ पर बेसिकली सप्लायर है डायरेक्टर, जो डायरेक्टर है वो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, और जो रेसिपिएंट है वो है कंपनी या फिर बॉडी कॉरपोरेट जिसके अंदर वो डायरेक्टर है। और ऐसे में रेसिपिएंट जो होगा, जो कंपनी या बॉडी कॉरपोरेट, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स पे करेगी। तो मान लीजिए यहाँ पर ये मिस्टर एक्स है जो एक प्रोफेशनल है और साथ ही एबीसी लिमिटेड के अंदर जो है कंपनी के अंदर डायरेक्टर है। तो ऐसे में अगर ये मान लीजिए होल टाइम डायरेक्टर है तो ये जो भी सर्विसेज कंपनी को देते हैं वो अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आ जाती है, और ऐसे में वो आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी हो जाती है शेड्यूल 3 के तहत। शेड्यूल 3 के तहत यहाँ पर यह जो सर्विसेज है वो आपकी आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी हो जाती है, क्योंकि इसको सप्लाई नहीं माना गया है, ये अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप प्रोवाइड की गई है। अगर जो डायरेक्टर है वो होल टाइम डायरेक्टर है, अगर जो डायरेक्टर है वो पार्ट टाइम डायरेक्टर है, और ऐसे में वो कोई सर्विस प्रोवाइड करता है किसी कंपनी को, बॉडी कॉरपोरेट को, तो ऐसे में वो आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो है टैक्स पे करेगा। यहाँ पर ध्यान रखना है जो मिस्टर एक्स हैं वो किस कैपेसिटी में अपनी सर्विस दे रहे हैं। अगर वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में अपनी सर्विस दे रहे हैं तो ऐसे में यहाँ पर आरसीएम एप्लीकेबल
होगा। लेकिन मान लीजिए वो डायरेक्टर भी हैं और एक प्रोफेशनल भी हैं, और वो डायरेक्टर के अलावा किसी दूसरी कैपेसिटी में अपनी सर्विसेज देते हैं। लेट से मान लीजिए वो एक प्रोफेशनल की कैपेसिटी में अपनी सर्विसेज देते हैं, तो ऐसे में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो है प्रोफेशनल जो है वो टैक्स चार्ज करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। तो सर्विसेज इन द कैपेसिटी ऑफ एज ए प्रोफेशनल, तो मिस्टर एक्स भले ही एक डायरेक्टर हैं, लेकिन वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक प्रोफेशनल की कैपेसिटी में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स पे नहीं होगा। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो प्रोफेशनल है वो टैक्स चार्ज करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। कंपनी मीन्स जो कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स जो सेक्शन 2 क्लोज 11 के तहत डिफाइन की गई है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो ऐसे में कोई भी डायरेक्टर जो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को एज ए डायरेक्टर कोई सर्विस सप्लाई कर रहा है, तो ऐसे में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स पे करना होगा कंपनी को या फिर बॉडी कॉर्पोरेट को। ये जो सर्विसेज है ये अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सीरियल नंबर 7, सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। तो एक इंश्योरेंस एजेंट जब किसी इंश्योरेंस बिजनेस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ऐसे में जो भी व्यक्ति वह इंश्योरेंस बिजनेस कैरी कर रहा है, रन कर रहा है, वह जो है एज ए रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्स पे करेगा। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स जो है वो एक एजेंट है, इंश्योरेंस एजेंट, ये दूसरे लोगों का इंश्योरेंस करते हैं, और लेट से मान लीजिए ये LIC के लिए काम करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में मिस्टर एक्स जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को, तो यहाँ पर LIC जो है वो RCM के तहत टैक्स पे करेगी। मिस्टर एक्स जो है वो टैक्स चार्ज नहीं करेंगे और ना ही पे करेंगे। जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी बाय मिस्टर एक्स टू LIC, तो ऐसे में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो जो है टैक्स पे करेगा। लेट से इंश्योरेंस एजेंट को जो है कमीशन मिलना था 1 लाख रुपए का, तो अब इस 1 लाख रुपए पर मिस्टर एक्स जो है GST चार्ज नहीं करेंगे, GST पे नहीं करेंगे। जो LIC है, जो इंश्योरेंस बिजनेस है, वो जो है टैक्स पे करेगा। उसके बाद यहाँ पर जो एक छोटी सी बात समझने वाली है, इंश्योरेंस एजेंट मीन्स शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन क्लोज 10 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन नंबर 2 के क्लोज नंबर 10 में जो भी इंश्योरेंस एजेंट डिफाइन किया गया है, वो अगर सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी इंश्योरेंस बिजनेस को, तो ही RCM एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो इंश्योरेंस एजेंट की डेफिनेशन में कवर नहीं होता है, वो अगर इंश्योरेंस बिजनेस को सर्विसेज देगा, तो ऐसे में RCM एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जो सप्लायर है वो होना चाहिए इंश्योरेंस एजेंट, और इंश्योरेंस एजेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लोज 10 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो कोई व्यक्ति अगर इस डेफिनेशन में नहीं आता है तो ऐसे में RCM एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉरपोरेट अगर एज ए इंश्योरेंस एजेंट काम करती है तो वो इस डेफिनेशन में कवर नहीं होती है, तो ऐसे में RCM एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो कॉरपोरेट है, जो इंश्योरेंस एजेंट है, वो अंडर FCM टैक्स चार्ज करेगी और पे करेगी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इंश्योरेंस एजेंट जो है वो बताया गया है कि सेक्शन 2 क्लोज 10 के तहत डिफाइन किया गया है अंडर इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस डेफिनेशन में कवर नहीं होता है, वो अगर किसी बिजनेस इंश्योरेंस बिजनेस को अपनी सर्विसेज देता है, तो ऐसे में वहां पर RCM एप्लीकेबल नहीं होगा। सीरियल नंबर 8, सर्विसेज सप्लाइड बाय ए रिकवरी एजेंट टू ए बैंकिंग कंपनी और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अगर
कोई भी सर्विसेज दी जाती है किसके द्वारा, एक रिकवरी एजेंट के द्वारा, और वो सर्विसेज दी गई हैं किसी बैंकिंग कंपनी को, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, या फिर किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, जिसको कि एनबीएफसी कहा जाता है। तो रिकवरी एजेंट के द्वारा अगर इनको सर्विसेज दी जाती है तो ऐसे में जो रेसिपिएंट है वो टैक्स चार्ज करेगा, पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो यहाँ पर जो रिकवरी एजेंट है वो टैक्स चार्ज नहीं करेगा, जो रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ध्यान रखना है, रिकवरी एजेंट जो है सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, जो सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और रेसिपिएंट होना चाहिए कोई बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फिर एनबीएफसी। अगर इनके अलावा और कोई कॉरपोरेट है, कंपनी अदर देन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, एनबीएफसी, तो ऐसे में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत रिकवरी एजेंट जो है वो जीएसटी चार्ज करेगा और पे करेगा। यहाँ पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ध्यान रखें कि रिकवरी एजेंट की जो सर्विसेज है वो अगर किसी बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और एनबीएफसी को अगर प्रोवाइड की जाती है तो ही ऐसे में आरसीएम एप्लीकेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो सर्विस आती है सीरियल नंबर 9, सप्लाई ऑफ सर्विसेज by a music composer, photographer, artist or the like by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause A of subsection 1 of section 13 of the Copyright Act relating to original dramatic, musical or artistic work to a music company, producer or the like। तो अगर कोई भी म्यूजिक कंपोजर है, फोटोग्राफर है या कोई आर्टिस्ट है और वह अपना ओरिजिनल वर्क किसी म्यूजिक कंपनी को, किसी प्रोड्यूसर को अगर राइट टू यूज, परमिट टू यूज देता है तो ही ऐसे में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। इसको चार्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एक म्यूजिक कंपोजर है जो धुन बनाता है, कोई फोटोग्राफर है, फोटोज क्लिक करता है, या फिर और कोई आर्टिस्ट है, वो अगर अपने ओरिजिनल वर्क को सेल करता है तो ऐसे में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। और वो अगर सेल ना करके राइट टू यूज देता है, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, तो ऐसे में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। तो आपको यहां पर चेक करना होगा कि ओरिजिनल वर्क के लिए जो है राइट टू यूज दिया जा रहा है या फिर जो है वो सेल की जा रही है। और वो जो राइट टू यूज दिया जा रहा है वो किसी म्यूजिक कंपनी को, किसी प्रोड्यूसर को या और लाइक इनकी तरह जो है उनको अगर दिया जाता है तो यहाँ पर आरसीएम के अंडर यह म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर जो है वो जीएसटी पे करेंगे। अब ये म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर आगे इस प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं तो ऐसे में वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्सेबल होगा। तो ध्यान रखें, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट जो है अगर वो सेल करता है अपने ओरिजिनल ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क को तो ऐसे में वो एफसीएम के तहत टैक्सेबल होगा। और अगर वो राइट टू यूज दे रहा है अपने ओरिजिनल ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क के लिए तो ऐसे में वो आरसीएम के तहत म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर जो है वो जीएसटी पे करेंगे। और म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर के द्वारा जब आगे इस वर्क को फर्दर ट्रांसफर किया जाएगा, राइट टू यूज दिया जाएगा तो वो एफसीएम के तहत टैक्सेबल होगा। और अगर सेल किया जाएगा ओरिजिनल वर्क को तो भी वह एफसीएम के तहत टैक्सेबल होगा। इसके अलावा अगर सीरियल नंबर 9A में बताया गया कि अगर कोई ऑथर है, कोई राइटर है और वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज करता है बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट of a copyright covered under clause A of subsection 1 of section 13 of the Copyright Act relating to original literary works to a publisher। तो कोई भी ऑथर जब अपने लिटरेचर वर्क को किसी पब्लिशर को देता है
राइट टू यूज़, यहाँ पर भी अगेन सेल नहीं की जा रही है, यहाँ पर भी राइट टू यूज़ दिया जा रहा है किसी पब्लिशर को, तो ऐसे में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। लेकिन साथ ही यहाँ पर एक ऑप्शन भी दिया गया है, अगर ऑथर चाहे तो वह फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और जीएसटी पे कर सकता है। तो अगर किसी ऑथर के द्वारा अपने लिटरेचर वर्क का सेल की जा रही है, सप्लाई की जा रही है, तो ऐसे में वो एफसीएम के तहत टैक्सेबल है। ऑथर जो है वो जीएसटी चार्ज करेगा और पे करेगा। लेकिन अगर वो अपने ओरिजिनल लिटरेचरी वर्क को राइट टू यूज़ दे रहा है, तो ऐसे में उसके पास दो ऑप्शन है, या तो पब्लिशर आरसीएम के तहत टैक्स पे करे, या फिर जो ऑथर है वो जीएसटी चार्ज करे और एफसीएम के अंडर जीएसटी पे करे। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं ऑथर को, वो चाहे तो एफसीएम के तहत टैक्स पे कर सकता है, या फिर जो पब्लिशर है वो आरसीएम के अंडर टैक्स पे कर सकता है। पब्लिशर के द्वारा फर्दर जब यह जो राइट टू यूज़ आगे फर्दर ट्रांसफर किया जाता है तो वो एफसीएम के अंडर टैक्सेबल होगा, और अगर सेल किया जाता है तो भी वह एफसीएम के अंडर टैक्सेबल होगा। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ध्यान रखें, एक रिकवरी एजेंट के द्वारा जब किसी बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सर्विसेज दी जाती हैं, तो ऐसे में बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो आरसीएम के तहत जीएसटी पे करेंगे। अगर इनके अलावा किसी और कंपनी को सर्विस दी जा रही है तो ऐसे में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो है जो रिकवरी एजेंट है वो जीएसटी चार्ज करेगा और पे करेगा। उसके अलावा हमने देखा कि अगर कोई म्यूजिक कंपोजर है, फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है, वो अपने ओरिजिनल वर्क को अगर किसी दूसरी म्यूजिक कंपनी प्रोड्यूसर को राइट टू यूज देता है, तो ऐसे में आरसीएम के तहत वह म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर जो है वो जीएसटी पे करेंगे। लेकिन अगर वो अपने ओरिजिनल वर्क को सेल कर देता है तो ऐसे में एफसीएम के तहत जो है म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, जो आर्टिस्ट वो है वो जीएसटी चार्ज करने के लिए लायबल होगा और जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा। म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर के द्वारा आगे अगर सेल की जाती है तो भी वो एफसीएम के अंडर टैक्सेबल होगी, और अगर राइट टू यूज फर्दर ट्रांसफर किया जाता है वो भी एफसीएम के अंडर टैक्सेबल होगा। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर जो ऑथर है, ऑथर के लिए दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। अगर एक ऑथर अपने ओरिजिनल लिटरेरी वर्क को किसी पब्लिशर को राइट टू यूज़ देता है तो उसके पास दोनों ऑप्शन है, वो एफसीएम में भी जा सकता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो है ऑथर जो है वो जीएसटी चार्ज करेगा और पे करेगा, या फिर जो पब्लिशर है वो आरसीएम के अंडर जीएसटी पे करेगा। और अगर वो अपने ओरिजिनल वर्क को सेल कर देता है तो ऐसे में वो एफसीएम के अंडर टैक्सेबल होगा, यहाँ पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। पब्लिशर के द्वारा आगे फर्दर जब ओरिजिनल लिटरेरी वर्क को सेल किया जाता है तो वो एफसीएम के अंडर टैक्सेबल होगा, और अगर फर्दर राइट टू यूज दिया जाता है किसी और को तो ऐसे में वो भी एफसीएम के अंडर टैक्सेबल होगा। सीरियल नंबर 10 जो कि बात करता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ओवरसीइंग कमेटी अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोई भी सर्विसेज सप्लाई करती है तो ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी पे करेगा। सप्लायर ऑफ सर्विसेज है वो आपका मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है जिसको ओवरसीइंग कमेटी कहा गया है, और इस कमेटी का काम होता है कि यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करती है। तो इस कमेटी के जो भी मेंबर्स होंगे वो जो भी सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज की, उसके लिए जो आरबीआई है वो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्स पे करेगी, जीएसटी पे करेगी। यहाँ पर ध्यान रखें, हमने ऑलरेडी एक एंट्री डिस्कस की थी जिसमें कहा गया था अगर कोई भी डायरेक्टर किसी भी बॉडी कॉरपोरेट को सप्लाई करता है सर्विसेज की तो ऐसे में वहाँ पर बॉडी कॉरपोरेट के ऊपर आरसीएम लगाया गया था। बेसिकली यहाँ पर जो कहा गया वो कहा गया मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी। तो मेंबर्स को यहाँ पर आप डायरेक्टर का दर्जा नहीं दे सकते हैं,
इसीलिए यहाँ पर एक सेपरेट एंट्री इंसर्ट की गई। सीरियल नंबर 10 के तहत यह कहा गया कि मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी जो भी सर्विसेज देंगे आरबीआई को, उस पर आरबीआई टैक्स पे करेगी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मेंबर्स आर नॉट डायरेक्टर, hence not covered in RCM of director services to body corporate. So separate provision is created for members of overseeing committee. उसके बाद सीरियल नंबर 11 जिसमें बेसिकली कहा गया कि अगर कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट DSA अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप टू बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो कोई भी इंडिविजुअल अगर सर्विसेज देता है किसी बैंक को या फिर किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, और वह सर्विस है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की जिसे DSA कहा जाता है, तो ऐसे में अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो बैंकिंग कंपनी है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, वो टैक्स पे करेंगे, जबकि सप्लायर ऑफ सर्विसेज जो है वो एक इंडिविजुअल होना चाहिए जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हैं अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। तो एक चार्ट के जरिए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी बैंक को या फिर NBFC को सर्विसेज दे रहा है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की, तो ऐसे में अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो बैंक है, जो NBFC है, वो लायबल है GST पे करने के लिए। अगर यह इंडिविजुअल किसी कंपनी को सर्विस दे रहा है जो बैंक या NBFC नहीं है, तो ऐसे में RCM एप्लीकेबल नहीं होगा। इन दैट केस अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जो DSA है, जो इंडिविजुअल है, वो लायबल होगा GST चार्ज करने के लिए और GST पे करने के लिए। अगर किसी इंडिविजुअल के अलावा कोई पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, कोई कॉरपोरेट जो है वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की सर्विसेज दे रहा है किसी बैंक को या NBFC को, तो ऐसे में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो DSA है वही GST चार्ज करेगा और वही GST पे करेगा। और अगर ये सर्विसेज दी जा रही हैं किसी कंपनी को जो कि बैंक और NBFC नहीं है, तो भी ऐसे में FCM के तहत DSA GST चार्ज करेगा और पे करेगा। सिर्फ एक ही केस में RCM एप्लीकेबल होगा, जहां पर एक इंडिविजुअल सर्विस देता है किसी बैंक या NBFC को और वह सर्विसेज डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की है। तो ऐसे में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो बैंक है, जो NBFC है, वो आपका GST पे करेगी। ध्यान रखें, अगर कोई ओवरसीइंग कमेटी है, उसके मेंबर अगर RBI को सर्विस दे रहे हैं, तो ऐसे में RBI अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो GST पे करेगी। और अगर कोई इंडिविजुअल जो है किसी बैंक या NBFC को सर्विस देता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की, तो ऐसे में जो बैंक है, NBFC है, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत GST पे करेगी। और अगर ये सर्विसेज किसी कंपनी को दी जा रही है अदर देन बैंक या NBFC को, तो ऐसे में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर ये सर्विसेज दी जा रही हैं किसी पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा, तो भले ही वो सर्विस बैंक या NBFC को दी जाए या फिर किसी नॉन बैंकिंग या फिर किसी ऐसी कंपनी को दी जाए जो बैंक या NBFC नहीं है, तो दोनों ही केसेस में यहाँ पर FCM एप्लीकेबल होगा। सीरियल नंबर 12 की रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत कहा गया अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइडेड की जाती है बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू ए बैंकिंग कंपनी, तो ऐसे में जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है वो है बिजनेस फैसिलिटेटर और रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है ए बैंकिंग कंपनी। तो जो भी सर्विसेज दी जाएंगी बाय द बिजनेस फैसिलिटेटर टू द बैंकिंग कंपनी, ऐसे में बिजनेस फैसिलिटेटर पर GST नहीं लगाया गया है। बिजनेस फैसिलिटेटर GST चार्ज नहीं करेगा और ना ही पे करेगा। जो बैंक है वो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है GST पे करेगा। उसके बाद मान लीजिए कोई एजेंट है जो बिजनेस फैसिलिटेटर को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, तो भी ऐसे में यहाँ पर कहा गया जो बिजनेस फैसिलिटेटर है वो RCM के तहत GST पे नहीं करेगा। जो एजेंट है वो अंडर FCM फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जो है उसके तहत GST चार्ज करेगा और पे करेगा। तो इन एनी केस
जो बिजनेस फैसिलिटेटर है उसको जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया है। अगर वो बैंक को कोई सर्विस देता है तो ऐसे में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत बैंक जीएसटी पे करेगा, और बिजनेस फैसिलिटेटर को कोई सर्विस देता है तो ऐसे में जो सप्लायर है, जो एजेंट है, वो जो सर्विस दे रहा है वो अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी चार्ज करेगा और जीएसटी पे करेगा। अब बात आती है बिजनेस फैसिलिटेटर होता कौन है। बेसिकली क्या होता है, बैंक जब अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता है, तो ऐसे में वो कोशिश करता है रूरल एरियाज़ में लोगों के साथ कनेक्ट हुआ जाए और जिससे उनको बैंकिंग के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाए, बैंकिंग के लिए उनको जो है मोटिवेट किया जाए। तो ऐसे में वो बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस लेता है, और ये बिजनेस फैसिलिटेटर बेसिकली रूरल एरियाज़ में बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए लोगों से कनेक्ट होते हैं और लोगों को बैंक तक पहुंचने के लिए अप्रोच करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये जो भी सर्विसेज देंगे बैंक को, बैंक अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी पे करेगा। उसके बाद इसी तरह की एक सर्विस दी जाती है बिजनेस कोरस्पोंडेंट द्वारा। तो कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बिजनेस कोरस्पोंडेंट द्वारा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस कोरस्पोंडेंट टू बिजनेस कोरस्पोंडेंट। तो अगर किसी एजेंट के द्वारा बिजनेस कोरस्पोंडेंट को सर्विसेज दी जाती है तो ऐसे में बिजनेस कोरस्पोंडेंट जो है वो आरसीएम के तहत जीएसटी पे करेगा। एजेंट यहाँ पर एफसीएम के तहत जीएसटी चार्ज नहीं करेगा और जीएसटी पे नहीं करेगा। बेसिकली आरसीएम के अंडर बिजनेस कोरस्पोंडेंट जो है वो जीएसटी पे करेगा। उसके बाद यहाँ पर बिजनेस कोरस्पोंडेंट जो भी सर्विसेज देगा बैंक को, तो यहाँ पर बैंक आरसीएम के तहत जीएसटी पे नहीं करेगा। यहाँ पर बिजनेस कोरस्पोंडेंट अंडर एफसीएम जीएसटी चार्ज करेगा और पे करेगा। तो ध्यान रखें, जहाँ पर बिजनेस फैसिलिटेटर को जीएसटी के दायरे से बाहर करने की कोशिश की गई थी, वहीं पर यहाँ पर बिजनेस कोरस्पोंडेंट को जो है जीएसटी के दायरे में रखा गया है। बेसिकली एक एजेंट को यहाँ पर जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया है। बिजनेस कोरस्पोंडेंट का काम भी काफ़ी हद तक बिजनेस फैसिलिटेटर जैसा ही होता है, लेकिन इसके पास बिजनेस फैसिलिटेटर के मुकाबले ज़्यादा पावर होती है। ये लोगों से कैश रिसीव करते हैं और बैंक में डिपॉजिट कराते हैं कस्टमर के बिहाफ पर। तो ऐसे में इनके पास ज़्यादा पावर है, और ज़्यादा पावर होने की वजह से यहाँ पर जो है इनके ऊपर आरसीएम के तहत लायबिलिटी रखी गई एजेंट की सर्विसेज की, और साथ ही बैंक को जो ये सर्विस दे रहे हैं उस पर भी एफसीएम के तहत जीएसटी लगाया गया। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर दोनों में बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन है, एक बिजनेस फैसिलिटेटर में और एक बिजनेस कोरस्पोंडेंट में। जहाँ बिजनेस फैसिलिटेटर के केस में कोई एजेंट बिजनेस फैसिलिटेटर को सर्विस प्रोवाइड करता है तो एजेंट पर एफसीएम लगाया गया है, जबकि बिजनेस कोरस्पोंडेंट के केस में एजेंट अगर सर्विस देता है तो यहाँ पर एफसीएम नहीं लगाया गया है, आरसीएम लगाया गया है। उसके बाद बिजनेस फैसिलिटेटर जब बैंक को सर्विस देता है तो यहाँ पर आरसीएम लगाया गया, जबकि बिजनेस कोरस्पोंडेंट जब बैंक को सर्विस देगा तो यहाँ पर एफसीएम लगाया गया। तो यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है, आपको ध्यान रखना है। बिजनेस फैसिलिटेटर के केस में जो है वो बैंक के ऊपर आरसीएम लगाया गया है और एजेंट को एफसीएम में रखा गया है, जबकि बिजनेस कोरस्पोंडेंट के केस में जो है बिजनेस कोरस्पोंडेंट पर आरसीएम लगाया गया है और एजेंट को जो है एफसीएम के दायरे से बाहर किया गया है, और बैंक को भी जो सर्विस देगा बिजनेस कोरस्पोंडेंट वो भी अंडर एफसीएम देगा, आरसीएम यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट आता है सीरियल नंबर 14, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। तो यहां पर सप्लायर ऑफ सर्विसेज के रिगार्डिंग बताया गया एनी पर्सन अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी व्यक्ति अगर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टू ए रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो इन दैट सिचुएशन सच रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू। तो यह जो एंट्री है इन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगी। ए डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, local authority, government agencies which has been taken registration under CGST Act 2017 only for the purpose of deducting tax under section 51, not for making a taxable supply of goods or services।
तो यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसीज, यहां पर आपको देखना है कि अगर ये रजिस्टर्ड है सिर्फ इस वजह से कि इनको अंडर सेक्शन 51 टीडीएस डिडक्ट करना है और रजिस्टर्ड है किसी और वजह से भी, तो ऐसे में अगर सिर्फ 51 सेक्शन की वजह से रजिस्टर्ड है तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर मान लीजिए अदर वजह से रजिस्टर्ड है, अंडर सेक्शन 51 के अलावा भी वो कोई सप्लाई करते हैं, इस वजह से उन्होंने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो ऐसे में यहां पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। तो ये आपको छोटा सा डिफरेंस यहां पर ध्यान रखना है कि अगर ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, अगर सिर्फ इस वजह से जीएसटी में रजिस्टर्ड है कि उनको अंडर सेक्शन 51 टीडीएस डिडक्ट करना है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज आरसीएम एप्लीकेबल होगा। दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति अंडर सेक्शन 10 रजिस्टर्ड है एज ए कंपोजिशन डीलर, तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उन केसेस में क्या होगा, उन केसेस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो सप्लायर होगा वही जीएसटी चार्ज करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। चलिए, उसके बाद यहां पर बताया गया कि अगर ये सिक्योरिटी सर्विसेज सप्लाई की जा रही है बाय द बॉडी कॉर्पोरेट, तो यहां पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा अगर सिक्योरिटी सर्विसेज दी जा रही है तो अंडर एफसीएम जो है जीएसटी चार्ज किया जाएगा और पे किया जाएगा। हाँ, अगर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल, तो ऐसे में यहां पर कहा गया कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है ये सर्विसेज, तो रजिस्टर्ड पर्सन अंडर आरसीएम जो है जीएसटी पे करेगा, एफसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को दी जा रही है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो एफसीएम एप्लीकेबल होगा, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई व्यक्ति जो डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, लोकल अथॉरिटी है, और सिर्फ इसी वजह से जीएसटी में रजिस्टर्ड है कि उन्होंने जो है अंडर सेक्शन 51 टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है, तो ऐसे में आरसीएम जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, एफसीएम के तहत ही जीएसटी चार्ज किया जाएगा और पे किया जाएगा। तो ये सिक्योरिटी सर्विसेज के रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए गए हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को लेकर। उसके बाद अगर मैं बात करूं एंट्री नंबर 15, एंट्री नंबर 15 जो बात करती है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल। तो यहां पर कहा गया कि अगर जो सप्लायर ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा की जा रही है या फिर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा की जा रही है, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज सप्लाई की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है। अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा की जा रही है तो यहां पर एफसीएम एप्लीकेबल होगा। और दो ऑप्शन दिए गए बॉडी कॉर्पोरेट को कि या तो वो 12% के तहत जीएसटी चार्ज करे, गवर्नमेंट को पे करे और आईटीसी क्लेम करे, या फिर 5% के तहत टैक्स चार्ज करे और आईटीसी क्लेम ना करे। उसके अलावा अगर कोई और व्यक्ति है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो ऐसे में देखना होगा कि जो सर्विसेज दी गई वो बॉडी कॉर्पोरेट को दी गई या फिर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को दी गई। अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट को दी गई तो ऐसे में दो ऑप्शन दिए गए, या तो एफसीएम के तहत 12% टैक्स चार्ज करे सप्लायर और गवर्नमेंट को पे करे, या फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो जो है 5% का जीएसटी पे करे टू दी गवर्नमेंट। तो यहां पर 5% का जो है आरसीएम का ऑप्शन दिया गया टू दी बॉडी कॉर्पोरेट्स। और अगर बॉडी कॉर्पोरेट अंडर रिवर्स चार्ज 5% टैक्स पे नहीं करती है तो ऐसे में सप्लायर को 12% का जीएसटी चार्ज करना होगा, गवर्नमेंट को पे करना होगा और आईटीसी भी अलाउ किया जाएगा। और अगर सर्विसेज दी जा रही है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को, तो ऐसे में हमें देखना होगा कि अगर आप एफसीएम के तहत 12% चार्ज करते हैं तो आपको आईटीसी अलाउ किया जाएगा, और अगर आप 5% चार्ज करते हैं तो आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये प्रोविजंस दिए गए हैं रिगार्डिंग रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल अगर आप किसी को रेंट पर देते हैं, आप जो है सप्लायर है ऐसे में, तो ऐसे में आपको देखना होगा वो जो आप सर्विसेज दे रहे हैं क्या वो
बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं या फिर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को। अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को है तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। दोनों ही केसेस में एफसीएम यहां पर आपको दिया गया है, या तो 12% विद आईटीसी या 5% विदाउट आईटीसी। और अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट को ये सर्विस दे रहे हैं तो ऐसे में आपको ऑप्शन दिया गया, या तो एफसीएम के तहत 12% का टैक्स पे करे, आईटीसी अलाउ किया जाता है, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट जो है 5% का टैक्स पे करे अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये सभी लीगल प्रोविजंस थे रिगार्डिंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आपको किस तरह जो है बेसिकली यह देखना है कि किस व्यक्ति पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होगा और उसको टैक्स पे करना होगा। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की।